माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में धन्य हो भारत की नारी, तूने सबका उत्थान किया। धन्य हो भारत की नारी, तूने सबका उत्थान किया। रूढ़िवादियों में फंसे रहे जो, उसका जीवन बांध दिया। विधवाओं की सेवा कर पाखंडियों का मुंह बंद किया। सदियों से जो जले नहीं थे, बल दीपक प्रकाश दिया, बल दीपक प्रकाश किया। सबसे पहले भारतवर्ष के आन बान और शान, समता समानता भाईचारा के प्रतीक भारतवर्ष के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को नमन करते हुए, भारत एक अति विभिन्नताओं वाला देश है। हर एक धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने आप में समेट करके सब लोगों को एक समान न्याय प्रदान करने वाले भारतीय संविधान को नमन करता हूं। तदुपरांत समस्त मानव जगत को जंगली संस्कृति से निकाल करके मानवता, भाईचारा, करुणा, मैत्री का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपनी माथा रखता हूं। गौतम बुद्ध के विचारों को पूरे दुनिया में विस्तारित कर सीमाओं के संकीर्ण अवधारणा को तोड़ करके गौतम बुद्ध के विचारों को ग्लोबलाइज करके विश्व मंच पर पहली बार सार्वभौमिक संस्कृति का नींव रखने वाले सत्यमेव जयते के जनक, वसुधैव कुटुंबकम के संवाहक सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूं। महाराष्ट्र के धरती पर जन्मे और हम बहुसंख्यकों के लिए शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को नमन करता हूं, जिनके सम्मान में आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं की पत्नी और भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं, जिनके कठिन संघर्षों के उपरांत हमारी माताओं बहनों को उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलवाया और जीवन पर्यंत हमेशा सतत प्रयास करती रही। कुर्था के धरती पर जन्मे भारत लेनिन जगदेव बाबू का सम्मान करता हूं। भारतीय संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता हूं, जिन्होंने संविधान बनाने में अपना अहम भूमिका निभाया। तदुपरांत मंच का संचालन कर रहे माननीय रोहित मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब अध्यक्ष कैमूर शंभुनाथ मौर्य जी, मंच का अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित माननीय राजकुमार सिंह जी, इस महोत्सव के 22वीं संगति के उद्घाटनकर्ता, गरिमामयी उपस्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय नागमणि जी, आपके सम्मान में मैं कहना चाहूंगा कि पुत्र दो तरह के होते हैं। पुत्र दो तरह के होते हैं। आज यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपके पिताजी के वैचारिक पुत्र हैं, जो आप रक्त पुत्र हैं। आपका सम्मान करने के लिए यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं। आप रक्त पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग भी आए हुए हैं, आपके वैचारिक पुत्र हैं। इसके साथ ही इस मंच पर जो आए हुए थे विधायक जी, उनका भी सम्मान करता हूं। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय अभिषेक रंजन जी, सम्राट अशोक क्लब बिहार, वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय प्रोफेसर विजय जी और सम्राट अशोक क्लब कैमूर के सारे सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित
सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सारे लोगों को सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा बिहार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए नमो बुद्धाय करता हूं और जय भारत का उद्घोष करता हूं। साथियों, आज का जो विषय बिंदु रखा गया है भारतीय संविधान और वर्तमान शिक्षा नीति, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष का शिक्षा अगर सुधरे, तो मैं दो ही कड़ी बता देना चाहूंगा जिससे आपका शिक्षा एकदम सुधर सकता है। शासन प्रशासन में जो भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा को सुधार दिया जाए, तो आपको यह प्रण लेना होगा कि कोई भी डीएम, कलेक्टर, कोई भी एसपी, कोई भी किसी पार्टी के सम्मानित नेता, ये सारे लोगों का जो लड़के हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, दूसरे जगह नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके भारतवर्ष का शिक्षा तुरंत सुधर सकता है। आप नहीं समझते हैं, क्योंकि जो लोग भी संपूर्ण लोग हैं अपने लड़के को बाहर भेज कर पढ़ा देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा देते हैं, और जो लोग कमजोर हैं उनके लिए सरकारी स्कूल बनाया गया है। लेकिन जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि सारे लोगों का बच्चे इसी में पढ़ेंगे, ये शिक्षा अपने आप बहुत ही ऊपर चला जाएगा। और भारतीय संविधान, मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी से पूछते हैं कि क्या भाई क्या हालचाल हुआ, तो लोग कहते हैं कि भगवान के कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भगवान उस समय भी था जिस समय आपको शिक्षा से दूर रखा गया। भगवान उस समय भी था जब आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। भगवान उस समय भी था जब आप संपत्ति नहीं रख सकते थे। भगवान उस समय भी था जब आप नया नया कपड़ा नहीं पहन सकते थे, आप कहीं बोल नहीं सकते थे, आप कहीं महिलाएं जो कहीं भी बैठ नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी। भगवान उस समय भी था। लेकिन आप जो आज आजादी की आप जो सांस ले रहे हैं, वो सारा संविधान का देन है। साथियों, अगर आप को मैं बता देना चाहूंगा कि आप जब अपने मां के गर्भ में रहते हैं, उस समय से आपका रक्षा सुरक्षा संविधान करता है, और मरण आपके सम्मान के साथ अंत्येष्टि पर आपका सम्मान संविधान करता है। आप रोड के बाएं चलते नहीं हैं, आपको लगता होगा कि आप रोड के बाएं चलते हैं, आपको संविधान रोड के बाएं चलवाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि संविधान को लोगों ने एक साजिश के तहत बंद करके रख दिया, जो लोगों के बीच ये संविधान जाए नहीं। जिस संविधान को घर घर में होना चाहिए था, जिस संविधान की जानकारी हर एक भारतीय नागरिक को होना चाहिए था, लेकिन वहां दूसरा किताब चला गया, हम उसको पढ़ते रहे। और जो जिन लोगों ने संविधान पढ़ने का काम किया वो बहुत ऊपर जाकर के जज बन गए, वकील बन गए, और हम कहीं दूसरे किताब पढ़ते रह गए। हमें सोचने की जरूरत है यारो। आप अपने घर में कुछ भी पढ़िए, मैं अपने नहीं जाता हूं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलिए तो उस संविधान को पढ़ लीजिए, जो आपको हर एक तरह से सम्मान देने का काम करता है, आदर देने का काम करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसके बारे में भी जानिए। क्योंकि मैं बता देना चाहूंगा कि जिस संविधान को हर एक लोगों को जानना चाहिए था, लेकिन संविधान को लोग जानते हैं जब मारपीट हो जाता है, जब कोई गलत काम हो जाता है, तब संविधान की जरूरत पड़ती है। बहुत आप लोग घोर अंधकार में जी रहे हैं साथियों। अगर हम संविधान के सारे धाराओं को, उसके भावनाओं को हम पढ़ करके समझ लें, तो हमको लगता है कि भारतवर्ष में क्राइम का जो संख्या है वो बहुत कम मात्रा में हो जाएगा।
इसको समझने की जरूरत है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि भारतवर्ष दूसरे देशों से जो हथियार खरीद रहा है, जो भारतवर्ष का मूल पैसा दूसरे देश में चला जा रहा है, आप चाहते हैं कि हमारे देश के लोग हमारे देश में ही पढ़े, तो आपको शिक्षा नीति को बदलना होगा। आपने जो हम दूसरे देशों का भी इतिहास पढ़ते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड बहुत विकसित देश है, लेकिन वहां शिक्षा एकदम जीरो है। आप किसी को पैदा करके अपने घर में रख नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं पढ़ाना है। वहां एकदम क्लियर है कि आप अपना जन्म दे दिए हैं तो उसको कहीं ना कहीं पढ़ाना है। और वहां पर शिक्षा पर जो स्टेशनरी का जो दुकान होता है, जो शिक्षा से लेकर जो कुछ भी वस्तुएं होती है, उस पर जीएसटी 0% है साथियों। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतवर्ष के लोग शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाए हुए हैं। मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप 100 रुपया का अगर कोई शिक्षा का अगर सामान खरीदते हैं, अगर उस पर 18% जीएसटी अगर नहीं होता तो 18 रुपया आपको सस्ता मिलता। बहुत सोचने समझने की जरूरत है साथियों कि साजिश के तहत शिक्षा को महंगा किया जा रहा है कि हमारे बाल बच्चे उसे पढ़ न पाए, हमको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। तो जब हमको आप शिक्षा से दूर करेंगे तो बुलेट ट्रेन यहां नहीं बनेगा, आपको जापान से ही मंगाना पड़ेगा साथियों, जापान से ही मंगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आज भारतवर्ष में पूरे दुनिया का 65% निवेश है, लेकिन याद कीजिए जब सम्राट अशोका का काम था, आपके घर में सोने का रुपया चलता था, तो पूरे दुनिया में भारतवर्ष का 65% निवेश हुआ करता था और भारत का विकास दर 35 से 40% हुआ करता था, जो आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी भारतवर्ष के लोगों ने आज भारत के विकास दर को -2.4 में कर दिया। साथियों, कहीं ना कहीं जो हम लोग एक वोट जो देते हैं उसका सदुपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। अपने इतिहास को पढ़िए, एक समय था कि पूरे दुनिया के लोग भारतवर्ष में पढ़ने के लिए आते थे और जो कोई भारतवर्ष में पढ़ लेता था उसका मान सम्मान दुनिया में बढ़ जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि भारतवर्ष से पढ़कर आया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के लोग दूसरे देश में पढ़ करके आते हैं तो लोग कहते हैं कि इनका लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यहाँ लड़का यहाँ पढ़ता है। ये हमारे लिए सम्मान की बात नहीं है, ये हमारे लिए भारतवर्ष की अपमान की बात है। जो देश कभी पूरे दुनिया को पढ़ा करके विश्व गुरु बना था, आज हम पूरे दुनिया में पढ़ करके विश्व चेला बन गए हैं। ये सोचने की जरूरत है साथियों। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि आज की सरकार एक वर्ग विशेष को देश का खंडन करने का नाम ले रही है, कह रही है कि ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि जब पाखंडियों के कान भरने से ज्योतिबा फुले जी के पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया था, तब उस्मान शेख नाम के अपने मित्र के यहां वो ठहरने के लिए गए थे और उस्मान शेख ने उनका मदद किया था और अपने जमीन में ही 1848 में पहला महिला विद्यालय उन्होंने खोला था। लेकिन आज वर्तमान सरकार कह रही है या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका जमीन अगर नहीं होता उस्मान शेख का, तो आपका महिला विद्यालय पहला नहीं खुला होता। ये हमें सोचने की जरूरत है। माता सावित्रीबाई फुले जिनके लड़के को पढ़ाने के लिए जाती थी, जिनके लड़कियों को पढ़ाती थी, उनके गार्जियन भी उनको मार देते थे, पत्थर मार देते थे, गोबर मार देते थे। उस समय तो टूट जाती होगी। सोचिए कि जिन लड़कियों को पढ़ाने जाया करती है उन्हीं घर के गार्जियन उनको मार देते थे। लेकिन आज हमारी माताएं बहनें पढ़ लेकर के आगे आ रही हैं
लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की जरूरत है। उसके बाद अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, एक छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से बिछड़ना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। और मैं साथियों को मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ, मैं नारा बोल रहा हूं, आप लोग बड़ा बोलने का कार्य करेंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंच पर भी जो लोग बैठे हुए हैं कृपया नारा जरूर बोलेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।